समीर जी, कितनी ये जो कंसर्न्स अभी आ रहे हैं, कितने ये न्याय व्यवस्था को लेकर के और कितना राजनीति को लेकर है? क्योंकि 1988 में भी जो उस वक्त का माहौल था, उस वक्त की राजनीति थी, इसको अकेले नहीं देखना चाहिए कि सैटेनिक वर्सेस पर बैन क्यों लगा, क्योंकि उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ था, उसके पहले जो 2-3 साल बीते थे। क्या ये फैसला राजनीतिक ज्यादा और न्याय व्यवस्था को लेकर के कम है? देखिए, राजीव गांधी के सरकार में जो 2 बड़े फैसले हुए थे, दोनों पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित थे। शाहबानो पकड़ जो हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जिस तरीके से राजीव गांधी ने बदल दिया था, एक कौम के डर के कारण कि अगर इसको आपने नहीं बदला तो आपका पूरा वोट बैंक चला जाएगा। तो शाहबानो पकड़ पे राजीव गांधी ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बदला और किस तरीके से सैटेनिक वर्सेस को लेकर किस तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। भारत पहला देश था जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तुरंत। तो मुझे लगता है कि एक मुसलमानों के वोट बैंक के लिए सब किया गया था। और वारिस पठान साहब कह रहे हैं, वारिस पठान साहब अगर आज एक किताब लेकर आते हैं, अंडरलाइन लेकर आते हैं कि ये इश्निंदा की बात है, इस पेज पर ये जो कहा गया ये इश्निंदा है, और सलमान रुश्दी 10 बार कह चुके हैं कि एक भी शब्द इश्निंदा में नहीं कहा गया है। अगर कहीं कहा गया है तो मुझे बताया जाए कहां पर इश्निंदा का मैंने कोशिश की है। कहीं किसी समुदाय के लोगों ने नहीं बताया कि कहां निंदा की गई है। बस एक माहौल बना दिया गया जिसके कारण वो 8 साल वो आदमी अज्ञातवास में रहे। ऐसा ही तस्लीमा नसरीन के साथ हुआ, जब वो लज्जा लेकर आती है कि भारत में उन्हें शरणार्थी के रूप में जीवन बिताना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है तथ्यों के साथ आइए ना, अगर लगता है गलत है और सलमान रुश्दी ने कहा है कि बाद में अगर उनको लगता है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। जानलेवा हमला होता है, उनकी आंख चली जाती है। तो मुझे लग रहा है कि एक समुदाय को खुश करने के लिए, एक समुदाय के वोट बैंक को बनाए रखने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि वारिस पठान साहब को कहना चाहिए कि मैं किताब खरीदूंगा, किताब पढ़ूंगा, और अगर मुझे लगेगा तो मैं उसको कोर्ट के साथ बताऊंगा कि यह इश्निंदा की गई है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक माहौल बना देना, उसके आधार पर ईरान के इनको जो आयतुल्लाह खुमैनी $30 लाख का वो निकाल देते हैं कि जो सर कलम करेगा उसे $30 लाख दूंगा। हिंदुस्तान में माहौल खराब का कोशिश करना, मुझे लगता है ये गलत है। किताब पढ़ी जानी चाहिए। किसी भी तरीके से किताब पर बैन मुझे लगता है न्यायोचित नहीं है। और सरकार अगर कुछ गलत होता तो ये सरकार कभी भी उसे आयात करने की अनुमति नहीं देती। मुझे ऐसा लगता है कि वारिस पठान साहब को उस किताब को पढ़ना चाहिए। दूसरी बात मेरा यह कहना है कि भाई सलमान जी और सैयद जवाद, उस वक्त भी मामला वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का था, और आज भी जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं वो भी कहीं वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति से ही तो प्रेरित नहीं है। मुद्दा किताब का कम है और वोट का ज्यादा है। जी पद्मजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक नैरेटिव को गढ़ने के लिए दूसरे नैरेटिव को ख़त्म करना चाहती है। उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे अभी माननीय गृह मंत्री जी ने संसद के अंदर हमारे सबके आदरणीय सम्मानीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो टिप्पणी करी थी, जो बात कही थी, उसको लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर भी उनका कोई इस वक्त समर्थन नहीं कर रहा है। वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और गृह मंत्री जी जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी जब तक माफ़ी नहीं मांगेगी, तब तक जो है उनके खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। अब ये मौजू उठाया गया है जानबूझ करके। नहीं, अदालत में अर्जी 5 साल पहले डाली गई थी, गढ़ा जाए, जब ये पार्लियामेंट का मुद्दा था ही नहीं, ना ही अंबेडकर साहब का मुद्दा था। आ रहा हूं, 5 साल पहले अर्जी डाली गई है। या तो आपको लग रहा है वो ऐसे दूरदर्शी कि उनको लगा साल 2024 में एक मुद्दा आने वाला है तो हम अभी से एक डाल देते हैं अदालत में अर्जी। नहीं, देखिए अब दूसरा आपको एक मौजू दिखाते हैं। सलमान रुश्दी की बात कर रहे हैं आप। सलमान खुर्शीद साहब ने भी एक किताब लिखी थी, सनराइज ओवर अयोध्या। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने वो बवाल और गदर काटा था कि उनके घर के ऊपर हमला तक हुआ। इनसे पूछिए कि किताब इन्होंने पढ़ी थी। फिर उसके बाद बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। आपने बहुत सुंदर बात बोली। और बीबीसी के दफ्तर में कौन लोग छापा पढ़ करके आ गए थे। वो किताब आज भी हमारे देश में बिकती है, जिसमें उन्होंने बोला था कि हिंदुत्व टेरर होता है, उन्होंने हिंदू टेरर की बात की थी, वो आज भी हमारे देश में बिकती है, उस पर बैन नहीं लगा। अब देखिए, अब देखिए, जब सलमान खुर्शीद साहब ने आकर या उन्होंने आरएसएस का कंपैरिजन आईसिस से किया था, जहां तक मुझे याद है। हाँ सुनिए, नहीं, मैं आपको बता दूं, और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी किताबें ऐसे हैं जो आज से नहीं 1924, 36, 38, 40, 42
और तमाम वक्त से जो है वो बैन है, उन पर तो नहीं हुआ। कौन मैं सी किताब? इसीलिए कह रहा हूं देश की जनता को समझना पड़ेगा। सर, सलमान खुर्शीद की किताब की आपने बात की, उस पर भले से ही बवाल हुआ हो, लोगों ने उसका विरोध भी किया हो, पर उस पर बैन नहीं लगा। हमारे देश में अभिव्यक्ति है, लोग उसको पढ़ते हैं। द फेस ऑफ मदर इंडिया करके, द फेस ऑफ मदर इंडिया करके बुक है, वो भी आज की डेट में बैन है। उसके बाद दूसरी किताब मैं आपको बता देता हूँ, हिंदू हेवन करके है, वो भी बैन है। कब बैन? ऑथर मैक्स वली करके है, उनकी है, उनकी 1933 के अंदर वो किताब बैन कर दी थी। अरे मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए जाकर। अरे बताइए ना, किस सरकार ने बैन की? 1933 के अंदर। 1933? अरे 1933, मैं हवाला दे रहा हूं आपको, 1933 के अंदर की बुक लिखी हुई थी, वो भी बैन है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और उसके बाद से लगातार किताबें हैं, मैं आपको बता दूंगा। 1932 के अंदर की किताब बैन है, तो ठीक है, अंगारेकर की किताब है, उसके बाद और बहुत सी किताबें, सैफ अली की किताब है। और बैन गलत है, आप फौरन अर्जी डालिए और ये बैन उठवाइए। किसने बैन किया ये? मैडम आपको बता दूं, इनकी जब भावनाएं, अभी जब डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी आपकी गुजरात के ऊपर, बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसको तो इन्होंने रिलीज ही नहीं होने दिया। एक इतनी बड़ी संस्था के ऊपर जो है लोग पहुंच जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए, पूरा दफ्तर सीज कर दिया गया था। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उस वक्त के जो पत्रकार थे, उनको उठा करके पुलिस लिए गई थी। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। देखिए, ये मुद्दा जो है, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी करी, उस नैरेटिव को अलग हटा करके दूसरा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करी जा रही है।